हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसा रहा कल संडे? क्योंकि कल मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को, तो कितने घंटे क्लास थी कल? अच्छा, टेस्ट था क्या कल? ओके। गुड मॉर्निंग ऑनलाइन। दो टेस्ट थे। हेलो। इसलिए आपका वो मॉक टेस्ट भी, वो रैपिड टेस्ट भी कहाँ हो पाया? इतने सारे टेस्ट टेस्ट होते हैं आपके, जैसे मैं रैपिड टेस्ट लूँ कब? रैपिड टेस्ट कब लूँ जब आपका जैसे कोई टेस्ट ना हो? आप रोज कल कल करते हो। जल्दी आइए, मेरा टाइम शुरू होने वाला है। आशीष, पीछे विंडो बंद करना है। चलिए शुरू करें। 8:20 शुरू करें। रेडी? तो हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर कंसोलिडेशन। जैसे कि उसमें हमने स्टार्ट किया था बैलेंस शीट का कंसोलिडेशन। उसमें हम आगे बढ़ते हैं। हम उसमें बेसिक पढ़ चुके हैं, बेसिक मतलब पढ़ना स्टार्ट किया है, उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। जो मैंने आपको कल या लास्ट क्लास में खास बात बताई थी, यदि इस एक कंपनी ने 1 अप्रैल 2021 को 1 अप्रैल 2021 को बी लिमिटेड में, इस ए लिमिटेड ने 1 अप्रैल 2021 को बी लिमिटेड में 70% इक्विटी शेयर्स एक्वायर किए, तो ये है डेट ऑफ होल्डिंग। ये है डेट ऑफ होल्डिंग। और इसके बाद 31 मार्च 2022 ये है डेट ऑफ कंसोलिडेशन, जिस दिन ए और बी की बैलेंस शीट को कंबाइन करके एक नई बैलेंस शीट बनाई जाएगी। तो ये है डेट ऑफ होल्डिंग, ये है डेट ऑफ कंसोलिडेशन। ये डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेट ऑफ होल्डिंग, डेट ऑफ शेयर एक्विजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन बी लिमिटेड में जो रिजर्व एंड सरप्लस थे, जो भी थे रिजर्व सरप्लस में जितने भी आइटम थे, रिजर्व एंड सरप्लस एक ब्रॉड हेड है जिसमें कई चीजें होती है, पी एंड एल, जनरल रिजर्व, एनी अदर रिजर्व, ये सब जो आइटम है, जैसे ही ए ने बी में शेयर एक्वायर किया अप्रैल 2021 को, ये सारे रिजर्व सरप्लस भी अब ए के हो गए। इसका 70% ए का हो गया।
80%, 70% जो भी ए ने शेयर एक्वायर किया वो ए का हो गया, पर ये ए का कमाया हुआ प्रॉफिट नहीं है बल्कि खरीदा हुआ प्रॉफिट है, परचेस प्रॉफिट है। तो ए कंसोलिडेशन के वक्त इस प्रॉफिट का 70% अपने पीएल में, अपने रिजर्व में जोड़ सकता है, अपने रिजर्व सर्प्लस में जोड़ सकता है या नहीं जोड़ सकता है, क्योंकि ये खरीदा हुआ प्रॉफिट है और खरीदा हुआ प्रॉफिट हमारा जेन्युइन प्रॉफिट नहीं है, तो इसलिए हम अपने उसको पीएल में जोड़ नहीं सकते। तो फिर इसका क्या करते हैं, चूंकि ये प्रॉफिट ए ने खरीदा है, ए ने इस प्रॉफिट का 70% खरीदा है, तो ये कहाँ शामिल है, ए की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल है। भूल गए, एक सैटरडे क्या गया, सब भूल भाल के आ गए। ये इस प्रॉफिट का 70% इन्हें खरीद लिया, तो ये प्रॉफिट बी के यहाँ तो शामिल रिजर्व सरप्लस में है, ए के यहाँ कहाँ शामिल है, बी के बैलेंस शीट में ये पड़ा है रिजर्व एंड सरप्लस में, ए के यहाँ कहाँ पड़ा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में पड़ा है ना, क्योंकि ए ने ये खरीदा है, तो ये ए की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको जो बताया था सैटरडे तक, उसका आगे लिखिए एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखिए। लिखते हैं ना, एग्जाम्पल तो लिखते हैं ना, बेसिक तो लिखते हैं आप, लिखो। ये ए लिमिटेड है, बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की है। ये बी लिमिटेड है, ये बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2022 की है। यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ P&L A Limited acquired all the equity share of B Limited on April 2021. A ने B के सारे शेयर एक्वायर किए हैं 1 अप्रैल 2021 को और आज बैलेंस शीट है 2022 की। When credit balance in P&L account of B Limited was 80,000, उस वक्त B के P&L में 80,000 था। शुरू करूं, समझाना शुरू करूं। अब मैं अभी क्वेश्चन बनाना सिखा रहा हूं आपको, मतलब मैं क्वेश्चन कैसे सोचता हूं थोड़ा बता रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। अभी मैं ए ने बी में शेयर्स खरीदे थे 1 साल पहले, डेट ऑफ होल्डिंग है 1 अप्रैल 2021 और आज है 2022 मार्च 2022। 1 अप्रैल 21 को बी में P&L 80 था,
बी में पीएनएल आज 120 है पर एक साल पहले ये 80,000 था, और चूंकि क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब 80,000 का कोई यूज उसके बाद नहीं हुआ। बी ने 80,000 का कोई यूज नहीं किया। किसका यूज नहीं किया? 80,000 के प्रॉफिट का कोई यूज बी ने नहीं किया। तो ये 80 का प्रॉफिट जो बी ने कमाया, बी में था एक साल पहले 1 अप्रैल 2021 तक का प्रॉफिट 80,000, ये बी में आज भी 120 में अनडिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा हुआ होगा। आज भी इस एक पीस में वो 80,000 पड़ा हुआ होगा। इस 120 में 80 भी इंक्लूडेड होगा, क्योंकि 80,000 का कोई यूटिलाइजेशन, कोई अप्रोबेशन, 80 में से कोई 80,000 में से कोई प्रॉफिट का अप्रोबेशन नहीं हुआ। इसलिए 80,000 इंटैक्ट, अनयूज्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड इस 120 में इंक्लूड होगा। तो 120 में कितना प्रॉफिट है प्री इक्वेशन और कितना है पोस्ट इक्वेशन? 80,000 प्री इक्वेशन और 40,000 पोस्ट इक्वेशन। 80,000 को कहेंगे हम कैपिटल प्रॉफिट, 40 को कहेंगे रेवेन्यू प्रॉफिट, 80 को कहेंगे परचेस प्रॉफिट और 40 को कहेंगे अर्न प्रॉफिट। मैंने 3 नाम बताए थे आपको। तो इस तरह से 120 की प्रॉफिट का बाइफिकेशन होगा। और 80,000 का प्रॉफिट का 100% ए का खरीदा हुआ है, लेकिन 40,000 ए का कमाया हुआ है। तो 40,000 तो बी ए के पीएल में जुड़ेगा, क्योंकि 40 तो ए ने कब कमाया? बी में होल्डिंग के बाद बी ने कमाया। ए ने बी में पैसा लगा दिया, उसके बाद बी ने कमाया, ये तो रिटर्न है, तो ये ए के पीएल में जुड़ेगा। और लेकिन 80,000 ए ने खरीदा है, तो खरीदा है तो उसकी कीमत चुकाई होगी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शामिल है। अच्छा बताइए, नहीं बताइए, नहीं नहीं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ सकता, ये तो मुझे बताना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछकर मैं आपके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता। इतना सुबह सुबह इतना बड़ा शॉक, ज्यादा तेज मत चलो, ज्यादा बनो मत, ज्यादा और कॉन्फिडेंट मत चलो कि सर हम तो एक बार मैंने तारीफ क्या कर दी आपकी बेच की कि आप बड़े इंटेलिजेंट है, तो आप तो बिल्कुल हवा में उड़ने लगे। ऐसा क्वेश्चन मैं कैसे पूछ लूं जिसको पूछे मुझे ही डर लग रहा है? ऐसा क्या? मैं चाहता हूं ए को बी के इक्विटी शेयर 1 अप्रैल 2021 को कितने में खरीदना चाहिए थे? ए को बी के शेयर्स कितने में खरीदना चाहिए थे? विशाल परमार करेक्ट, युवराज एरन करेक्ट, चित्रेश गौड़, अंचल, अरे सबको बताए 5 लाख। हाँ सही बताया। मैं इससे भी टफ पूछना चाहता था पर मैंने पूछा नहीं। मैं सीधे क्या पूछना चाहता पता है कि यदि मुझे इतने एक अमाउंट की गुडविल लानी है, क्वेश्चन में एक अमाउंट की गुडविल लानी है, तो बताओ मुझे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी रखना चाहिए? ये मैं पूछने वाला था, पर मैंने आप जैसे मासूम बच्चों पर कुछ रहम किया। मैंने कहा सुबह सुबह परेशान नहीं करते, नहीं तो मैं वो पूछने वाला था। चलो कोई बात नहीं, 580 बिल्कुल सही बेटा। आप 1 साल पहले की बैलेंस शीट इमेजिन करो। 1 साल पहले की बैलेंस शीट में शेयर केबल कितनी रही होगी और पीएनएल कितना रहा होगा, तो शेयर होल्डर फंड कितना था? यदि शेयर होल्डर फंड 580 है तो असेट भी, नेट असेट, असेट लेस लायबिलिटी 580 होगी कि नहीं होगी? लिख के बताऊं? 1 अप्रैल 1 साल पहले की बैलेंस शीट इमेजिन करो बी की, वहां शेयर केबल रही होगी 5 लाख, 80,000 का रहा होगा पीएनएल, तो 580 क्या हो गया शेयर होल्डर फंड, यानी असेट लेस लायबिलिटी कितनी रही होगी 5। तो ए को चाहिए था कि 580 पे करे 1 साल पहले, पर मैं यहां पर यदि मैं इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट 6 लाख ले लेता हूं तो 20 क्या आने वाली है, तो यहां पर ले लिया इन्वेस्टमेंट इन बी, पूरे 5,000 इक्विटी शेयर्स, और बची हो गई अदर असेट, ये 30 है, ये 24 लाख। ये तुम्हारा बन गया क्वेश्चन। हाँ, 580 में जितनी मैं बोल रहा हूँ कि एक अमाउंट की गुडविल होना चाहिए, तो 580 प्लस x कर दो तो वो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहेगी जो मैं यहाँ बैलेंस में बना कर रखता हूँ। यस ठीक है।
ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब हमारा स्टार्ट करेंगे हम कंसोलिडेशन। तो बेटे मैं जानता हूं आप मुझसे ज़्यादा होशियार हैं, कई बच्चे जो मेरी वाली मेथड फॉलो नहीं करेंगे बल्कि शॉर्टकट लगाकर बैलेंस शीट बना लेंगे, लेकिन बाद में वो बहुत बुरे पछताने वाले हैं। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं कंसोलिडेटेड। अब मैं थोड़ा और बेटा अभी एक चीज है, प्रॉब्लम ये है मेरे साथ, अभी एक प्रॉब्लम और आने वाली। मुझे क्या आने वाली है? एक युद्ध मुझे और लड़ना है आपको भी मेरे साथ, कि अभी हम बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं ओल्ड फॉर्मेट में, जो कंपनीज में अलाउड नहीं है। जब इसको बनाना पड़ेगा कंपनी शेड्यूल 3 के फॉर्मेट में, तो हमें थोड़ा सा और ध्यान रखना होगा। पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जाऊंगा तो मुझे फॉर्मेट में उलझना पड़ेगा। मैं फॉर्मेट में उलझना नहीं चाहता हूं अभी, इसलिए मैं अभी वो फॉर्मेट फॉलो कर रहा हूं जो एग्जाम में अलाउड नहीं है। मैं शेड्यूल 3 से बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, तो मैं बना रहा हूं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरी बी लिमिटेड। ये आएगा हेडिंग पर एज 8। अब मैं यहां पर पुराना नया फॉर्मेट जो है वो भूलकर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं भी उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूं, क्योंकि उस पर टाइम बहुत वेस्ट होगा। ये मैंने बना ली बैलेंस शीट। अब यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1 बनेगा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी। बी लिमिटेड के प्रॉफिट का बनेगा एनालिसिस। ये आपका इस चैप्टर में हमेशा पहला वर्किंग नोट ही बनेगा, हमेशा। एक है आपका होगा कैपिटल प्रॉफिट, एक होगा रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इतना लिखना काफी एग्जाम में, लेकिन हम अपनी सुविधा के लिए लिख रहे हैं। ये है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट, और ये है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट। ये है परचेज्ड, ये है अर्न, ये है और कितना लिखूं, ये है ये है प्रॉफिट्स अप टू 31 मार्च 2021, और ये है प्रॉफिट फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 टू 31 मार्च 2022। हम इतनी चीजें लिख दें कि दुनिया में इससे ज्यादा इसमें लिखने के लिए कुछ हो ही नहीं। मैक्सिमम लिख दिया हमने, कुछ भी हर चीज लिख दी। पर आपने नहीं लिखा होगा, आलसी हो। ये पॉसिबल नहीं कि मैंने सारी 4 चीज लिखी तो चारों लिखी हो। आप मेरे से ज्यादा तेज चल रहे हो क्या? अच्छा ठीक है। ये हमारा वर्किंग नंबर 1 होगा। एक होगा वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल वर्किंग नोट नंबर 2 से निकलेगी। शुरू करें। अब मैं स्टार्ट करूंगा 1 बाय 1। क्या हमने इस मेथड की कसम खाई है? किसकी कसम खाएं? चलो आज वाकई आपको कसम खाना चाहिए, अपने घर वालों को छोड़कर, मेरी भी नहीं, घर वालों की भी नहीं, और वो सब फालतू बातें भी नहीं। अपने आप को बिल्कुल एक बार कंफर्म कीजिए। कोई कसम खाने की जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं कि अपने आप पर बिल्कुल कंफर्म कीजिए। अपने आप पर एक सोचिए कि हमारा अपने आप पर एक कंट्रोल रहेगा हमेशा। यदि हम अपने आप को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, अपने आप को नहीं जीत पाएंगे, तो दुनिया कहाँ जीतेंगे बेटा। तो एक चीज हम ये तय कर लेते हैं कि हम इस बैलेंस शीट को जब मर्ज करेंगे तो दोनों बैलेंस शीट, होल्डिंग सब्सिडी की बैलेंस शीट को देखते जाएंगे,
और हर आइटम का सिंगल इफेक्ट पहले लेंगे, तो जैसे और वन बाय वन चलेंगे, सिस्टमेटिक चलेंगे, उसका तरीका ये होगा बेटा। इसमें कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ साथ एक मैकेनिज्म भी जरूरी है, नहीं तो हौच पौच होने पर दिक्कत हो जाती है। कितने भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पर आपके पास मैकेनिज्म नहीं है, सिस्टम नहीं है, तो क्वेश्चन आपसे नहीं होगा। एडमिट कार्ड की कसम, वाह भाई क्या ढूंढ के लाया है बंदा, एडमिट कार्ड की कसम। असीम सर कहते हैं, अच्छा चलो जो भी कहते हैं। नाटक तुम लोग बहुत अच्छे करते हो हर चीज का। ये खड़े होके कसम खा रहे हैं ऐसे, वो कसम खा रहे तो सिर, आगे वाले के सिर के ऊपर कसम रख के खा रहे हैं, आगे वाला निपट जाएगा। चलो अब बेटा मैं शुरू कर रहा हूं। असेट 24 लाख और 16 लाख, ये हो गई असेट। ग्रुप की असेट होगी 40 लाख, ये हो गया सिंगल इफेक्ट ऑफ असेट। 40 लाख की होगी असेट। ध्यान से चलिए, हो गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, है ना बेटा। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है ए इन बी, ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में नहीं आते बल्कि वर्किंग नोट में आते हैं। तो ये हमने बना रखा है वर्किंग नोट। यहां पर आएंगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए बी, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए इन बी। ₹6 लाख, ये हो गया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय ए इन बी। ये हो गया सिंगल इफेक्ट ऑफ दिस आइटम। अब बेटा लाइबिलिटी 18 लाख और 960 को जोड़ दो। अब यहां पर बैलेंस शीट में उल्टा चलो, हमेशा ऐसी सिस्टम ही बना लो, हमेशा इसे करना अपने को। लाइबिलिटी से स्टार्ट करो, असेट साइड खत्म हो जाए तो फिर शेयर केबल्स की बजाय लाइबिलिटी से स्टार्ट करो। लाइबिलिटी दोनों मिलाकर 27,80,000, ये हमने लाइबिलिटी जोड़कर लिख दी। लाइबिलिटी का भी सिंगल इफेक्ट हो गया, ठीक है। अच्छा एक वर्क, अब यहां पर एक वर्किंग नोट और बनेगा नया। पहला वर्किंग नोट क्या बना, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, आपको पता पड़ेगा क्यों बनाया। फिर दूसरा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एक वर्किंग नोट नंबर 3, कंसोलिडेटेड पी&एल। कंसोलिडेटेड पी&एल मतलब ग्रुप का पी&एल, सिर्फ एक का नहीं, ग्रुप का। लेकिन ग्रुप का वो प्रॉफिट जो जेन्युइन है, ग्रुप के लिए कमाया हुआ है। ये हमने बना लिया कंसेप्ट। एक वर्किंग और बस शुरू हो जाओ। अब बेटा ये शुरुआत होता है। सबसे पहले ये 2 लाख का प्रॉफिट और 1 20 के प्रॉफिट का इफेक्ट देना है। इसका हम इफेक्ट लास्ट में देंगे। हम यहाँ पर लाइबिलिटी साइड पहले निपटाएंगे और फिर रिजर्व सरप्लस को छोड़कर शेयर कैपिटल में शिफ्ट होंगे। ये शेयर कैपिटल एज इट इज यहाँ जाएगी, ये शेयर कैपिटल एज इट इज यहाँ जाएगी। 10,000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। ये हम पहले दिन डिस्कस कर चुके अच्छे से कि शेयर केबल में कोई ए सीरीज आती है, बार बार इनको समझाना पॉसिबल नहीं मेरे लिए, ठीक है। लेकिन ये शेयर कैपिटल, ये शेयर कैपिटल इसमें से यहां से लेस होगी ना, लेस इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी लिमिटेड हेल्ड बाय ए। 5 लाख लेस कर देंगे। और इसका लॉजिक बताना मेरे लिए पॉसिबल नहीं। हम पहले दिन बस इसी लॉजिक पे तो आधा घंटा दिए हैं। ये भी हो गया, इसका इफेक्ट भी हो गया। अब बचा रिजर्व एंड, जब सब निपट जाए लास्ट पे लेना चाहिए रिजर्व सरप्लस। ए का पी&एल यहाँ ले लो, कंसोल पी&एल में पी&एल ऑफ ए लिमिटेड यहाँ ले लो 2 लाख। मैंने यहाँ पर सीधे बैलेंस शीट में क्यों नहीं लिया इसको? बैलेंस शीट में नहीं लेने का रीजन क्या है? इसमें अभी बी से आकर कुछ जुड़ना है, इसमें अभी बी से आके कुछ प्रॉफिट जुड़ेगा, तब जाके ये होगा कंसोलिडेटेड पी&एल। टोटल पी&एल अभी तो ये सिर्फ ए का है, ये ए का है, ग्रुप का नहीं है। हमें तो ग्रुप का लेना है और ग्रुप में बी भी शामिल है। अब तो हमें ग्रुप के प्रॉफिट के लिए इसमें बी का प्रॉफिट भी जोड़ना बाकी, इसलिए मैंने इसको वर्किंग नोट में लिया है। हाँ ये भी हो गया, इस 2 लाख को लिया मैंने वर्किंग नोट में, ये भी इफेक्ट हो गया सिंगल। अब बचा 1/20 का पी&एल। बेटा इसको लेना है, इसको लेते वक्त सावधानी, यहाँ पर वर्किंग नोट में लो, ये लो पी&एल यहाँ पर लो। ये प्रॉफिट कितना, 80 यहाँ लो और 40 यहाँ लो। 80 प्री इक्वेशन, 40 पोस्ट इक्वेशन। 40 कैसे आया? 120 में से 80 घटा दिया। अरे वाह, आपको तो सब पता है।
80,000 फ्री में, 40,000 पोस्ट में। ये हो गया। बस ये बैलेंस शीट के सारे आइटम का हो गया सिंगल इफेक्ट। यदि इसमें आपने गलती की तो आप कुछ भी कर लो, बैलेंस शीट आपकी डेली नहीं हो सकती, कितने भी एफर्ट कर लो, सारा एफर्ट बेकार है। यदि आप बैलेंस शीट के सिंगल इफेक्ट नहीं दे पाए तो बैलेंस शीट डेली होने का सवाल ही नहीं उठता। बस ये हो गया। ठीक है बेटा, अब ये जो प्रॉफिट है 80,000 40,000, ये कैपिटल प्रॉफिट है और रेवेन्यू प्रॉफिट है। ये मैंने इस प्रॉफिट को बाइफिकेट करने के लिए यहां पर लिखा है ताकि इसका ब्रेकअप हो पाए। अभी तो बहुत आसान है ये इस पूरे होल्डिंग में सबसे टफ यही रहता है, ये एओबी बनाना सबसे टफ रहता है। आप कहेंगे अभी तो बहुत आसान है। हाँ बेटा, स्टार्टिंग है। तो इस प्रॉफिट को प्री और पोस्ट में बांटना सबसे स्पेशल रहता है, इसलिए मैंने वर्किंग नोट बनाया है उसके लिए। तो 80,000 तो है प्री इक्वेशन, 40 है पोस्ट इक्वेशन। इसमें ए लिमिटेड का हिस्सा 100% है, तो ए का शेयर कितना है इसमें 80 और इसमें कितना है 40। अदर्स का हिस्सा कितना है इसके अंदर, अदर्स मतलब माइनॉरिटीज का इसमें हिस्सा कोई अदर है ही नहीं शेयर होल्डर। बी लिमिटेड ए की होली ऑन सब्सिडी है, तो ये सारा का सारा प्रॉफिट किसका है, ए का है। बी का प्रॉफिट जो था वो अब किसका हो गया, ए का हो गया, तो ये सारा का प्रॉफिट ए का है। अच्छा, मैंने अभी क्वेश्चन लिया है 100% वाला। अभी मैं क्वेश्चन अभी आज हम शायद पहुंच जाए उस लेवल तक कि ए ने 70% लिए हैं, 80% ही लिए हैं, 60% ही लिए हैं, तो फिर ये प्रॉफिट पूरा ए का होगा या 80% ही ए का होगा, बाकी 20% किसका होगा, अदर शेयर होल्डर। अदर शेयर होल्डर चूंकि बी के शेयर्स में ए का मेजर स्टेक है तो अदर्स का माइनर, तो वो क्या कह जाएंगे, माइनॉरिटी शेयर होल्डर। ठीक है, वो यहां पर नहीं है। ठीक है, अब ये 80 और 40 हमने वर्किंग नोट में लिया है, पर इसके इफेक्ट तो अभी लेना बचा है। ये 80 को मैं कहां लूं और 40 को कहां लूं, ये तो बचा ही ना। अभी तो हमने एक 20 को डिवाइड किया है, एक 20 को रीराइट किया है, सिर्फ दूसरी बार लिखा भर है, पर अभी इसका इफेक्ट लेना बचा है। 80 को कहां ले लूं, क्योंकि 80,000 का प्रॉफिट ए का खरीदा हुआ है, तो खरीदा है तो इस कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो ये प्रॉफिट बी की लायबिलिटी में है तो ए की एसेट में है, तो इसको यहां से लिस्ट किया जाए शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी लिमिटेड 80,000। ये खरीदा हुआ प्रॉफिट का हमने सिंगल इफेक्ट दे दिया। अब दे दिया हमने सिंगल इफेक्ट 80, तो ये बचा क्या है यहाँ पर 20, क्या बची, गुडविल बची ना। अच्छा, 40 यार ए का, 40 का प्रॉफिट बी का है पोस्ट ग्रेन, और ये पूरा का पूरा ए का है क्योंकि ए ने 100% स्टेक लिया हुआ है, तो ये प्रॉफिट कहां जाएगा, यहां शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी 80,000। ये क्या हो गया 280। यस, तो तुम्हें देखना चाहता था कि आपको सही में गलत बोल रहा हूं मैं कि मैंने आपको चेक करने के लिए लिखा था ऐसा। तो ये 240, अब 20 क्या आ गई, 20 क्या आ गई, ये गुडविल नहीं आ जाएगी बैलेंस शीट में, गुडविल बैलेंस शीट में आ जाएगी 20,000 एज पर वर्किंग नोट नंबर 2, और ये आ जाएगा कंसोलिडेटेड वर्किंग नोट नंबर 3 2,40,000। बस टोटल आ गया होगा 40,20,000। हो गया।
हो गया। अब ये जो है कितना टफ लगा ये सब करना, बहुत टफ, बहुत नया, बहुत अजीब। प्रैक्टिस कर लें इसकी, क्लास में प्रैक्टिस कर लो। क्या है यहीं पर आपको क्वेश्चन दे करके सेम टू सेम क्वेश्चन पे चेंज इन फिगर, बोलो यही प्रैक्टिस कर ले अपन। ठीक है, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस। और अब जिसकी कॉपी में सिस्टमेटिक नहीं मिला उसकी कॉपी फाड़ दूं क्या? कॉपी के पन्ने पन्ने की तार तार कर दूं क्या? आगे पीछे सारे पन्ने सब फाड़ दूं? ठीक है। ये बैलेंस शीट, इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100, 12 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ 100, 7 लाख P&L 240, liabilities 37 lakh। P&L 110 और liabilities 1770। असेट तो 25,80,000 की हो गई। Acquired all shares of B Limited on 1st April 2021 when trade balance in P&L of B Limited was rupees उस वक्त P&L 75,000 था, बी में क्रेडिट बैलेंस 75 था। और ए ने बी के सारे शेयर खरीदे हैं। बताओ यदि मैं यहां पर कंसोलिडेशन पे गुडविल, अच्छा यहां पे मैं लिखने वाला हूं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वो भी पूरे 7,000 शेयर्स ऑफ बी, 7,000 शेयर्स ऑफ बी ए ने लिए हुए हैं। ये एक ही कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है जो ए ने बी में एक साल पहले लगाई है। यदि मैं मान लो सॉल्यूशन में 25,000 की गुडविल लाना चाहता हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट 8 लाख दिखाने होंगे और बची हुई अदर असेट। आठ लाख घटाकर अदर असेट आ जाएगी 43 लाख 40,000। आपको बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और पूरे सिस्टम से सारे वर्किंग नंबर 1, 2, 3 तीनों बनना चाहिए। एओपी बनना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का वर्किंग नोट और कंसोलिडेटेड पीएल का। शॉर्टकट नहीं लगाएंगे। मुझे बैलेंस शीट जल्दी नहीं चाहिए, मुझे बैलेंस शीट बनाने में तो मुझे वाकई बगैर वर्किंग नोट के 1 मिनट बन सकती है। मुझे जल्दी नहीं, मुझे सिस्टमेटिक चाहिए।
हेलो हेलो। अभी तो कोई ऐसा कुछ भी नहीं कि जिसके अंदर आपको मैं सॉल्यूशन चेक करूं, पर ठीक है, गुडविल अपने हमको पता है गुडविल 25 आने वाली है, गुडविल 25 आने वाली है तो हमने पहले से पता है। और बैलेंस शीट का टोटल आने वाला है 69,45,000, है ना, ऑनलाइन इशिका 69,45,000 का बैलेंस शीट का टोटल है। चित्रेश करेक्ट है ना ये? ठीक है, तो मैंने आपको ये बैलेंस शीट 69,45,000 और गुडविल 25, ये हमारा आंसर था। ठीक, क्या मैं शिफ्ट हो जाऊं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ? देखिए बेटा, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता है उन बच्चों को देख करके जो मेरी बात नहीं सुनते, पर मुझे लगता है कि मैं इतनी चिंता उन बच्चों की क्यों करूं जो खुद की चिंता ही नहीं करना चाहते, जो मेरी बात को सुनना नहीं चाहते, उनकी मैं क्यों परवाह करूं? मैं उन बच्चों की ध्यान दूं, उनके लिए क्यों टाइम वेस्ट करूं? उन बच्चों का जो अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे तो मैं उन्हीं तरफ ध्यान दूं, रिजल्ट तो वही लाने वाले हैं। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, चलेगा? अब जो बेटा कॉन्सेप्ट आने वाला है वो है रिवॉल्यूशन ऑफ फिक्स्ड एसेट ऑफ सब्सिडी। अब इसमें जनरली फिक्स्ड एसेट होता है, फिक्स्ड एसेट और एनी एसेट। जनरली फिक्स्ड एसेट होता है या किसी भी एसेट का वैल्यूएशन। ये क्या है? बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल पॉइंट है बेटा, और जहां लॉजिक होता है मुझे पढ़ाने में मजा आता है, और जहां प्रोसीजर फॉर्मेट होता है वहां मुझे पढ़ाने में बिल्कुल मजा नहीं आता, लाइक बैंकिंग, लाइक एनबीएफसी, जहां फॉर्मेट सेक्शन रटना। चलिए बेटा, अब क्या है समझिएगा। हाँ, मैं उसको समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल से ही समझ में आएगा। मैं हर एक पॉइंट के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। एक ए लिमिटेड, बेटा ये बैलेंस शीट 31 मार्च 2022 की है। इक्विटी शेयर कैपिटल हमेशा 100 वाला ही मानता हूं, फिर भी मैंने लिख दिया 10 लाख। यहां असेट्स है, यहां P&L है 2 लाख, यहां लाइबिलिटी है 18 लाख, ये है बी लिमिटेड, ठीक, ये बैलेंस शीट है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल पॉइंट है। रिवॉल्यूशन ऑफ असेट्स बी। क्वेश्चन लिख लें तो बताऊं, शुरू करते हैं अपन। अभी मैंने ए की बैलेंस शीट नहीं बनाई क्योंकि मैं ए की बैलेंस शीट आपको इन्वॉल्व करके बनाना चाहता हूं। क्वेश्चन फॉर्मेशन में भी मैं आपको इन्वॉल्व करना चाहता हूं। शुरू करें? हाँ बेटा,
अब मैं एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप हैं एक इन्वेस्टर, आपको मनी कहीं इन्वेस्ट करनी है, आपको रिलायंस कंपनी के 500 शेयर खरीदने हैं, 500 शेयर्स। आप जानते हैं रिलायंस कंपनी की कोई बड़ी कंपनी ले लो, कौन सी, रिलायंस इंडस्ट्रीज ले लेते हैं, उसके 500 शेयर खरीदना है। 500 शेयर खरीद के क्या आप वहां बहुत बड़े स्टेक होल्डर बन जाओगे? लोगों के पास 5-5 लाख भी होते तो भी कुछ नहीं होता उनका, आपके पास 500 शेयर खरीदना है। तो उसके लिए 500 शेयर खरीदने के पहले शेयर मार्केट में जो रेट चल रहा है वो रेट देखकर खरीद लोगे, या एक फ्लाइट पकड़ के मुंबई जाओगे, रिलायंस के ऑफिस जाओगे, वहां से उनकी बैलेंस शीट लोगे, बैलेंस शीट लेकर सारी एसेट चेक करोगे, उनकी बिल्डिंग का वैल्यूएशन कराओगे किसी वैल्यूअर से, वहां की मशीनों का वैल्यूएशन करवाओगे किसी इंजीनियर से, वहां का इन्वेंट्री वैल्यू करोगे, वहां की डेटर की एक एक डेटर की पोजीशन पता करोगे, डेटर उनका कैसा है, उनकी एसेट लाइब्रेरी देखकर, उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू देखकर फिर देखोगे कि हमें 500 शेयर के लिए ये मार्केट प्राइस देनी है या नहीं देनी है, बोलिए। और वहां जाके होटल में रुकोगे, फिर वापस फ्लाइट पकड़ के आ जाओगे। करोगे ऐसा कि 500 शेयर खरीदने के लिए सीधे मार्केट में जो रेट चल रहा है उस पर खरीद लोगे? कैसा क्वेश्चन है। 500 शेयर खरीदने के लिए हम कहाँ जाएंगे फ्लाइट पकड़कर, कहाँ जाएंगे एसेट के वैल्यूएशन के लिए, बल्कि मार्केट में जो रेट चल रहा है वो उसी रेट पर खरीद लेंगे। तो उसके लिए हमें रिलायंस इंडस्ट्री की एसेट को वैल्यूएशन करवाने की जरूरत नहीं है। जब हम स्मॉल ब्लॉक खरीदने जाते हैं, किसी कंपनी का स्मॉल ब्लॉक ऑफ शेयर खरीदने जाते हैं, तो उसकी एसेट को हम रिवैल्यू वगैरह करवाने जैसा बर्डन सम टास्क नहीं करते। लेकिन जरा दूसरा एग्जांपल देखो, मान लो आपने एक दिन विचार कर लिया कि चलो आज तो अपने ना रिलायंस कंपनी खरीद लेते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री के 80% शेयर खरीद लेते हैं। आपने ऐसा क्या प्रैक्टिकली, चलो अपन ऐसा सोच भी नहीं सकते, तो अपन हटा दो रिलायंस कंपनी को, दूसरी कंपनी है, एक दूसरी कंपनी है, उस मान लो इंदौर के पास है पीथमपुर, हमें पीथमपुर की एक इंडस्ट्री है, उस पीथमपुर की इंडस्ट्री के जिसके आप, मतलब मैं नहीं बोल रहा था पर वो तो पहली आपको पता है कि अभी वो आधा का बहुत बड़ा शेयर, तो जिस इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ उसके आधे से ज्यादा शेयर तो किसी ने खरीद लिए हैं वैसे ही, तभी तो मार्केट में इतना सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं उस पीथमपुर की इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ कि आधे से ज्यादा स्टॉक तो पहले बुक किया, उसने पैसा लगा दिया, तभी तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी दिख रही है उस इंडस्ट्री में पीथमपुर में। मान लो हटाओ, पता नहीं मैंने क्या बोला, भगवान जाने किसके लिए बोला। आपको क्या करना जान करके, अब मैं पीथमपुर की एक इंडस्ट्री की बात कर रहा हूं एक्चुअल में, बीच में मैंने फालतू बातें बोल दी, पता नहीं क्या क्या। पीथमपुर की एक इंडस्ट्री है, आपको वो एक पब्लिक कंपनी है, पर आपको उसके 80% शेयर खरीदना है। या फॉर एग्जांपल आप जिस कंपनी में अकाउंट्स हेड हो, आप जिस कंपनी के फाइनेंस हेड हो एज ए सीए, वो कंपनी आपकी कंपनी ए है, वो पीथमपुर की बी कंपनी के 80% 100% शेयर खरीदना चाहती है, 80 70 90 100 जो भी मान लो, एक मेजर स्टेक लेना चाहती है, और वो भी एक पब्लिक कंपनी है बी भी। तो अब आप बी कंपनी का 80% हिस्सा खरीदना चाहते हो, 80% स्टेक खरीदना चाहते हो, तो बताओ क्या आप शेयर मार्केट से जो रेट चल रहा है वो देख के खरीद लोगे, या उस कंपनी की जो लैंड है उसका मार्केट रेट क्या है, उसकी बिल्डिंग जो है उसका वैल्यूएशन क्या है, उसकी मशीनरी की हालत क्या है, उसकी इन्वेंट्री की पोजीशन क्या है, उसके डेटर का स्टेटस क्या है, उसके पास बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास मशीनरी व्हीकल्स कितने हैं, फर्नीचर कितना है, लाइबिलिटी कितनी है, वो सब देखकर कंपनी खरीदोगे। क्योंकि अब आप कंपनी खरीद रहे हो, 80% मतलब पूरी कंपनी, 80% तो कंपनी खरीद ली ना, तो बताओ सिर्फ मार्केट रेट देखकर शेयर खरीद लोगे या उसकी एसेट को भी देखोगे? आप किसी एक्सपर्ट से उसकी एसेट का वैल्यूएशन करवाओगे। अब आपको चूंकि 80% स्टेक लेना है, तो आप मार्केट से रेट देखकर शेयर्स नहीं खरीदोगे, बल्कि किसी सिविल इंजीनियर से उसकी बिल्डिंग का वैल्यूएशन कराओगे, किसी ब्रोकर से वहां बात करके लैंड की मार्केट रेट देखोगे, किसी मैकेनिकल इंजीनियर को ले आकर जो वो वैल्यूअर भी है उस वैल्यूअर से मशीन का वैल्यूएशन कराओगे, इन्वेंट्री की पोजीशन देखोगे, इन्वेंट्री खराब है कि अच्छी है,
डेट रिकवरेबल है या बैड डेट्स होने वाली है वो देखकर खरीदोगे बी को, या ऐसी खरीद लोगे मार्केट रेट देखकर? बोलो, मैं जवाब के लिए इंतजार करूंगा शाम तक, कोई दिक्कत नहीं। क्या करोगे? वैल्यूएशन कराओगे कि मार्केट रेट से खरीद लोगे? मतलब हम जब 500, 1000, 2000 शेयर खरीदने जाते हैं तो वैल्यूएशन नहीं करवाते, लेकिन हम यदि उसकी कंपनी के मेजर स्टेक लेने जाएं तो हमें वैल्यूएशन करवा कर उसके हिसाब से फिर पेमेंट देना पड़ता है। फिर मार्केट रेट नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पर पेमेंट होता है। आपने पढ़ा है पिछले चैप्टर अमलगमेशन में, जब हम दूसरी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो मार्केट रेट नहीं बल्कि ऑल असेट एट रिवाइज वैल्यू लेस लायबिलिटी वो निकलती है इंट्रिंसिक वैल्यू, वो देखकर पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर भी तो आप यदि 70-80% स्टेक ले रहे हैं, मेजोरिटी स्टेक ले रहे हैं, मतलब एक तरह से दूसरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल एक्वायर कर रहे हैं, तो वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? सामने वाली कंपनी का वैल्यूएशन करवाना पड़ता है, अपना खुद का नहीं कराएंगे। किसका कराएंगे? ये एक कंपनी यदि बी को खरीदने जा रही है, बी का 100% शेयर खरीदने जा रही है, तो एक कंपनी अपनी एसेट को वैल्यू करेगी, या जिसको खरीदने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन कराएंगे? जिसको खरीदने जा रहे हैं उसका कराएंगे, हमारा अपना भी कराएंगे? हमारा अपना वैल्यूएशन कराने की जरूरत नहीं। समझ में आ रहा है क्या? हम सामने वाली जो कंपनी को जिसके शेयर एक्वायर करने जा रहे हैं उसका वैल्यूएशन कराएंगे। तो ये बी की एसेट 31 मार्च 22 यानी 1 अप्रैल 22 को ही ए बी के शेयर बैलेंस शीट के अगले दिन ए बी के शेयर खरीद रहा है। बी के एसेट बुक्स में 20 लाख की है, पर इसका वैल्यूएशन ए ने करवाया, बी के एसेट का वैल्यूएशन ए ने करवाया मार्केट से, वैल्यूअर से, तो ये 20 लाख के एसेट का वैल्यूएशन आया 21,50,000। ये इसी दिन की बात है, ये बैलेंस शीट है उसी दिन वैल्यूएशन करवाया। अब बताओ ए को बी के सारे शेयर खरीदने के लिए पेमेंट कितना करना चाहिए? कितना यह जो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी आना चाहिए? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट 5,000 शेयर्स ऑफ बी। ये ए बी के शेयर्स कितने में खरीदे? ओ मुझे 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 थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे, मुझे डेट 31 मार्च ही कर देना चाहिए। 31 मार्च 2022। एक दिन पे बात क्यों? सेम डे था वैसे, पर मैंने उसको वापस 31 मार्च 22 ही कर दिया, इसी दिन खरीदा। ये बैलेंस शीट अब देखो, ए को बी, यदि ए बी को के सारे शेयर खरीदना चाहता है शेयर होल्डर से, मार्केट से, बी से नहीं, मार्केट से खरीदेगा ए, सारे शेयर शेयर होल्डर से खरीदेगा, तो उसे पे कितना करना चाहिए? 6। हाँ, आप सही बोल रहे हैं, पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि आप गलती से सही बोल रहे हैं या सोच समझ कर। हाँ, यहाँ भी सभी सही बोल रहे हैं, मतलब सभी सोच समझ कर बोल रहे हैं, मतलब बहुत आसान पॉइंट है जो आपने सही बोला है। वैसे असेट की वैल्यू क्या है? 21,50,000। लायबिलिटी कितने की? 14 लाख। तो नेट असेट कितनी बची? 7.5 लाख का पेमेंट करना चाहिए, असेट लेस लायबिलिटी। जब इस असेट की वैल्यू 21,50 है तो इसके लिए 21,50 ए को पे करना पड़ेगा। यानी इस असेट को ए ने कितने पे एक्वायर किया? 21,50 पेमेंट करना पड़ेगा ए के इसके लिए। तो ए के लिए इसकी कॉस्ट क्या रही? 21,50। तो ए अपनी बैलेंस शीट में इसको 20 लाख पर मर्ज करेगा या 21,50 पे मर्ज करेगा? हम बैलेंस शीट ए के लिए बना रहे हैं, बी के लिए नहीं। ये हमने कल ही तय कर लिया था सैटरडे को। तो बैलेंस शीट ए के लिए बन रही है, बी के लिए नहीं। बी का बैलेंस शीट, बी का शेयर होल्डर तो इस हमारी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट को झांकेगा भी नहीं, वो तो बी की बैलेंस शीट देखेगा बाहर, लेकिन ए का शेयर होल्डर वो देखेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते वक्त ये जब बी की एसेट ए में जोड़ेगी तो ए इसको अपनी कॉस्ट पे जोड़ेगा या बी की कॉस्ट पर जोड़ेगा? ए अपनी बैलेंस शीट में इसको अपनी कॉस्ट पे जोड़ेगा या बी की कॉस्ट पे जोड़ेगा? गलत। बी की कॉस्ट पे जोड़ने के लिए तो 20 लाख पे जोड़ना पड़ेगा। ये गलत बताया आपने सरासर। ये बी की कॉस्ट है और ये ए के लिए कॉस्ट है। बी ने कितने में खरीदा था सेट को? 20 लाख में। ए ने कितने में खरीदा शेयर होल्डर से? ए के लिए कॉस्ट क्या रही? जब ए अपनी बैलेंस शीट बनाएगा, मैंने ए की बैलेंस शीट के लिए बात की थी कि मैंने ए की बैलेंस शीट तो बोला है,
ए अपनी बैलेंस शीट के लिए बी के एसेट को बी की कॉस्ट पे लेगा या अपनी कॉस्ट पे लेगा? आपने पहले बी की कॉस्ट पे बोला, अपनी बोला कि बी बोला? कि कितने गिरगिट की तरह रंग बदलते हो। सही में गिरगिट भी शर्मा जाए आपकी जगह तो, कि मुझे तो टाइम लगता है रंग बदलने में, और इंसान उसको गिरगिट बोलता है, और गिरगिट तो आप हो। अभी बोला है बी, बी बोले नहीं सर, अपनी अपनी बोला। सही बोला। अच्छा बताओ ये क्या बोले थे? बी बोल रहे थे, और मैंने रिपीट भी किया 2 से 3 बार। ऑनलाइन वाले बच्चे बेटा आपको नहीं देख पाया। हाँ ये तो और मैं तो विथ रीजन बता रहा हूं, विथ लॉजिक बता रहा हूं, रटवा नहीं रहा हूं। बी की कॉस्ट क्या रही इस एसेट के लिए? 20 लाख। ए ने इसको कितने में खरीदा? बी के शेयर होल्डर से 21.50 में। तो ए के लिए कॉस्ट क्या रही? 21.50। तो ए अपनी बैलेंस शीट में इसको अपनी कॉस्ट भी जोड़ेगा, 21.5 पे जोड़ेगा। आपने तो 20 लाख अमाउंट भी बोला था, अमाउंट भी बोला था। अभी बदलो मत। हाँ। मतलब कैसे बेशर्मो अमाउंट बोला 20 लाख, नाम बोला बी की कॉस्ट पर, और उसके बाद बदल गए। बड़े ही बेशर्म बच्चे हैं। आज इनका प्राउड टूट टूट के चूर चूर हो गया कि क्लास के हम बिल्कुल सुपर डुपर बच्चे हैं, आज इनकी धज्जियां उड़ गई। चलो पहली बात तो हम ये आपने सही बताया था कि ए बी को नहीं, बी के शेयर होल्डर को शेयर्स खरीदने के लिए 7.5 लाख देगा। आप जरा इतना स्मार्ट बनते हो, इधर वाले बच्चे बहुत स्मार्ट बन रहे हैं ना, तो ये 7.5 लाख जो ए ने बी को पे किया, ए ने बी के शेयर होल्डर को 7.5 लाख पे किया ना, करना चाहिए ना? ये आपने कैसे निकाला बताओ? 21.50 माइनस, इसका एक तरीका और है, इसका एक तरीका और है ये निकालने का। हाँ बेटा 7.5 के ऊपर आएगा वो गुडविल होगी, कॉस्ट अकाउंट होगी उसके ऊपर। एक और तरीका है, एक और तरीका है। अच्छा वो बता रहा है आज अपनी इनकी तो धज्जे उड़ने, तो ये तो बता ही नहीं पाएंगे, आज तो इनका दिन ही खराब है। नहीं अब बेटा वो पीछे से आप बताइए ब्लैक शर्ट में। हाँ एक तो 5 लाख, 5 लाख तो हमको बी के शेयर को देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, आप ही का एक फ्रेंड बोल रहा है, बाद में बोलना कि सर आपने बताया था हमने सुना नहीं समझा नहीं। मेरे बताने के पहले कोई और बता रहा है तो मतलब आपको भी वो बात इसके बताने के और मेरे बताने के समझ में आना चाहिए। हमें 5 लाख तो देना पड़ेगा उसके शेयर्स के लिए, हम पूरे के पूरे शेयर खरीदे तो हमें 5 लाख तो देना पड़ेगा। उसके जो बी के शेयर होल्डर ने 5 लाख बी में लगाया था, 5 लाख उनको वो देना पड़ेगा। हम बी के शेयर होल्डर से ये शेयर खरीद रहे हैं पूरे के पूरे 5,000, तो बी के शेयर होल्डर को हमें 5 लाख तो देना पड़ेगा वो पूंजी के लिए जो उन्होंने बी में लगाई थी। और 1 लाख का जो प्रॉफिट था ये भी बी ने कमाया, ये भी किसका था? बी के इक्विटी शेयर होल्डर का। अब ये भी हमारा होने वाला है तो हमें इसके लिए भी कीमत चुकानी पड़ेगी। 1 लाख का प्रॉफिट भी हमें देना पड़ेगा, तो 6 लाख तो ये हो गया। प्लस 20 लाख की एसेट का वैल्यूएशन कितना हुआ? 21.5 लाख। कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है? 1.5 लाख का प्रॉफिट। ये भी तो बी के शेयर होल्डर का है, ये भी बी के शेयर होल्डर को हो चुका है क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ चुकी है। हम जब बी के शेयर खरीदने जा रहे हैं तभी वैल्यू बढ़ चुकी है, तो ये 1.5 लाख का प्रॉफिट हो चुका है। ये किसका है? बी के शेयर होल्डर का। उसकी कीमत भी वो हमसे वसूल करेंगे तो 1.5 लाख हमें वो भी चुकाना पड़ेगा। तो हमें न सिर्फ 1 लाख का प्रॉफिट खरीदना पड़ेगा बल्कि 1.5 लाख का प्रॉफिट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी हमें खरीदना पड़ेगा। 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 150 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मिला के 750 हमें पे करना चाहिए। आया समझ में? ये देखो बता दिया इन लोगों ने ना। चलिए तो मैं 7.5 लाख लेना चाहिए पर मैं यहां 720 लेता हूं। कितना कम? हमें खरीदना था 750 में, हमने मार्केट से चतुराई से 720 में खरीद लिया। 30 का हमें क्या हो गया? 30 ज्यादा दिया है कम दिया? तो गुडविल है कि कैपिटल रिजर्व?
मतलब प्रॉफिट हो गया, हमें बी के शेयर खरीदने में क्या हो गया, ये प्रॉफिट कैपिटल नेचर का है कि रेवेन्यू नेचर का, ये जाएगा कैपिटल रिजर्व में। गुडविल की जगह क्या आएगी यहाँ पर, कैपिटल रिजर्व। चलेगा क्या, ये गुडविल चलने दो, अभी गुडविल भी मैं यदि यहाँ 7% से ऊपर ले लूँ, 780 ले लूँ तो गुडविल आ जाएगी। आप कहेंगे सर अभी रिवोल्यूशन वाला पॉइंट समझाते वक्त एक नया पॉइंट मत लो, एक क्वेश्चन में एक से ज्यादा लेना अलाउड नहीं है, तो मैं 780 कर लेता हूँ इसको। चलो ठीक है, अदर असेट बोलो, ये हो गया क्वेश्चन। अब इसका बनाएंगे हम सॉल्यूशन। पर मेरे ओबीडियंट बच्चों, जो जो मेरी बात को, सलाह को मानना चाहता है, उससे तो मैं यही कहूंगा कि अभी भी बस उस सिस्टम को फॉलो करो जो मैं बताने जा रहा हूं, आप फायदे में रहोगे। और वो सारे बच्चे होल्डिंग का क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, मुझे पता है चैप्टर कितना टिपिकल है आगे जाकर के, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। मैं आपको चैलेंज कर दे रहा हूं उन बच्चे जो सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे। चलो, यहां मैंने स्टार्ट किया कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, और यहां पर वर्किंग नोट नंबर 1, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडी बी लिमिटेड, वही कैपिटल प्रॉफिट। यहां रेवेन्यू है ही नहीं वैसे, पर मैंने बना लिया रेवेन्यू प्रॉफिट। ये वर्किंग नंबर 1 बना। मैंने अभी रेवेन्यू प्रॉफिट का चक्कर नहीं लिया, अगले क्वेश्चन में लूंगा मैं रेवेन्यू प्रॉफिट भी। अभी मैंने सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट लिया, रेवेन्यू प्रॉफिट है ही नहीं, क्योंकि हमने जिस दिन शेयर खरीदे उसी दिन तो बैलेंस शीट बना रहे अपन। शेयर खरीदने के बाद प्रॉफिट बी में हुआ ही कहां। और वर्किंग नंबर 2 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल या गुडविल, जबकि आने वाला दोनों ही नहीं है, आने वाला तो कैपिटल पर लिखेंगे यही। वर्किंग नंबर 3 कंसोलिडेटेड पीरियड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूरत नहीं है कंसोलिडेटेड पीरियड की, न बनाओ तो भी चलेगा क्योंकि है ही नहीं। बस 2 वर्किंग नोट बनेंगे, जल्दी कीजिए, 2 वर्किंग नोट ही बनेंगे बस। शुरू करूं, चलो 1 बाय 1। बेटा असेट 2280 ओके 2280 थी और 20 लाख। यहां असेट, बेटा यहां पर असेट लिखने के पहले जरा ध्यान दो, ए की असेट कितनी 22 और बी की कितनी है 20 लाख। नहीं बेटा अभी तो हम बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट के आइटम पर सिंगल इफेक्ट दे रहे हैं ना अपन, तो इसका सिंगल इफेक्ट, इसका सिंगल इफेक्ट। बैलेंस शीट के आइटम पर कितना इफेक्ट 20 लाख 80,000, 22 लाख 80,000 ले लिया और 20 लाख ले लिया। सिंगल इफेक्ट हो गया कि नहीं हो गया। आप कहेंगे सर आपने समझाया तो 2150 था और आपने ले लिया 20 लाख, पर आपको इतना भी समझ में आ गया कि मैंने आउटर कॉलम में नहीं लिया, इनर कॉलम में लिया। तो बात समझो, अभी हम बैलेंस शीट के आइटम को ले रहे हैं, तो 2280 का सिंगल इफेक्ट हो गया, 20 लाख का सिंगल इफेक्ट हो गया, ये हो गया, ये हो गया इनका। अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहां आएगा, सात 20, ये है 5000 शेयर्स इन बी लिमिटेड। ये भी हो गया बेटा। अब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी 30, लाइबिलिटी को जोड़ के लिख दो, 8 लाख की लाइबिलिटी आ गई। अब बेटा लाइबिलिटी के बाद क्या लेते हैं अपन, शेयर कैपिटल। पीएनएल को सबसे लास्ट में डील करते हैं, इसका मतलब कुछ होगा। तो पहले शेयर कैपिटल एक होल्डिंग के ले लो 10 लाख, यहां एज इट इज। अब किसकी शेयर कैपिटल, बी की, इसको कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ बी हेल्ड बाय
वही 5 लाख। ये भी हो गया। अब क्या बचा? तो बेटा ये पीएनएल, ये लिख दो पीएनएल ए का, तो 2 लाख का 2 लाख, क्योंकि इसमें 20 से आगे कुछ जुड़ने वाला नहीं है। क्यों नहीं जुड़ेगा? क्योंकि ये प्रॉफिट जो है पूरा का पूरा कैपिटल प्रॉफिट है। रेवेन्यू प्रॉफिट होता, पोस्ट इक्वेशन होता, तो इसमें आके जुड़ता। तो मैंने इसको सीधे ले लिया बैलेंस शीट में, इसका भी इफेक्ट हो गया, इसका मैंने ले लिया सिंगल इफेक्ट। अब किसका बचा? पीएनएल, ये यहाँ आएगा एओपी में। पीएनएल 1 लाख, कैपिटल प्रॉफिट और रेवेन्यू प्रॉफिट में 0, क्योंकि हमने जब शेयर खरीदे तो प्रॉफिट 1 लाख था। ये प्री इक्वेशन है, लेकिन पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं और हमने बैलेंस शीट बना ली। पोस्ट इक्वेशन प्रॉफिट हुआ ही नहीं और बैलेंस शीट बन गई, तो सारा का प्रॉफिट प्री इक्वेशन है, क्योंकि हमने शेयर सब्सिडी बनाते ही 1 अप्रैल को ही हमने बैलेंस शीट बना ली, 31 मार्च को बैलेंस शीट बना ली, शेयर खरीदते ही ये आ गया। अब इसका भी हो गया सिंगल इफेक्ट। अब बैलेंस शीट देखो, हमारी सारी बैलेंस शीट के हर आइटम हमने कट कर दिए, ये सबका क्या हो गया? सिंगल इफेक्ट। अब हम शुरू करेंगे, ये आपका इस चैप्टर का पहला डबल इफेक्ट है, ध्यान रखेगा। पहला डबल इफेक्ट रिवैल्यूएशन ऑफ असेट, ये हमारा पहला एडजस्टमेंट है, पहला डबल इफेक्ट आपके सामने अब होने जा रहा है। अभी तक सिंगल इफेक्ट लिए। असेट जो हमने 20 लाख पे ली है उसकी वैल्यू 2150 है, तो हमें इसको ए के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने पे लाना पड़ेगा? 2150 पे लाना पड़ेगा ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि बैलेंस शीट किसकी बन रही है? ए के शेयर होल्डर के लिए बनाई जा रही है कंसिडर्ड बैलेंस शीट। तो बी के लिए उसकी भले कॉस्ट 20 रही होगी, पर ए के लिए इसकी कॉस्ट 21.5 रही, तो हमें 1.5 लाख का ये बैलेंस शीट का आइटम है, बैलेंस शीट के बाहर का है 1.5 लाख, तो इसके डबल इफेक्ट देंगे या सिंगल? सिंगल तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, तो डबल इफेक्ट देना है। तो एक तो यहां पर ये जो असेट है यहां पर प्लस 150 ये कर दिया, रिवैल्यूएशन 150। अब असेट 21.5 पे आ गई जो आप चाहते थे, पर डबल इफेक्ट के साथ। बाहर कितना आ गया बेटा? 44 30। बेटा अभी 150 का सिंगल इफेक्ट हुआ है, 150। अच्छा 150 का इंपैक्ट सोचें तो फिक्स्ड एसेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व होता है। एंट्री सोचो बी के पॉइंट से, मतलब फिक्स्ड एसेट बढ़ेगी तो एक साथ में फिक्स्ड एसेट बढ़ी तो डेबिट साइड बढ़ी, तो क्रेडिट साइड बढ़ानी पड़ेगी ना। अच्छा 1.5 लाख का प्रॉफिट किसको हुआ है? 1.5 लाख का प्रॉफिट किसको हुआ है? बी के शेयर होल्डर को हुआ है, और ये प्रॉफिट भी उस दिन का है जब हमने शेयर खरीदे, तो ये प्रॉफिट भी कैपिटल प्रॉफिट में जोड़ा जाता है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट भी यही जुड़ता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 150 यहां जोड़ दिया, डबल इफेक्ट हो गए। हमने एंट्री क्या कर दी? फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल प्रॉफिट हो गई एक तरह से। कंसोलिडेशन पॉइंट ऑफ एंट्री क्या हुई? फिक्स्ड एसेट टू कैपिटल प्रॉफिट, फिक्स्ड एसेट में डेबिट और कैपिटल प्रॉफिट में क्रेडिट। तो अब कितने प्रॉफिट हो गए बी में जो हमने खरीद लिए? जब हमने बी को खरीदा तब ये प्रॉफिट भी बी में था और ये प्रॉफिट भी बी में था, बी का था, तो हमने कुल 2.5 लाख के प्रॉफिट बी के खरीद लिए, दोनों प्रॉफिट हमारे हो गए खरीदे हुए। तो ये डबल इफेक्ट समझ में आया, रिवैल्यूएशन का डबल इफेक्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो ये कुल कितना हो गया? 250, कैपिटल प्रॉफिट हो गया 250 और ये है 0। अच्छा इसमें ए लिमिटेड का शेयर कितना है? 100%। तो ये पूरा 250 कहां जाएगा? ए को। अच्छा ए के पील में जाएगा या ए के कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस होगा? इसको यहां लेस कर दो, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ ए बी, शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट ऑफ बी 250, ये दोनों लेस होंगे। तो 250 हम कहां ले गए? पीएनएल में या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से लेस किया? क्योंकि ये खरीदा हुआ प्रॉफिट है तो ये पीएल में नहीं जुड़ेगा, बल्कि ए का है पर खरीदा हुआ, ए का तो है पर खरीदा हुआ, इसलिए कॉस्ट से लेस होगा, ये लेस कर दिया बस। अब देखो इधर क्या आया? टीसीआर का गुडविल या कैपिटल रिजर्व, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आएगा। गुडविल होती तो असेट में आती,
कैपिटलाइजर है तो लाइबिलिटी साइड में आएगा ऐसे कैपिटलाइजर के नाम से, यहाँ दिखा दो कैपिटल वर्किंग नोट नंबर 2 से 30,000। बस देख लो बैलेंस शीट टेली हो गई होगी। ये था रिवोल्यूशन का डबल इफेक्ट। तो फाइनली मैंने एक एग्जांपल सिर्फ किसके लिए लिया, क्या रिवोल्यूशन के लिए। तो डबल इफेक्ट क्या था, बी की फिक्स्ड एसेट में डेबिट, वैल्यूएशन बढ़ा तो फिक्स्ड एसेट में डेबिट, और कैपिटल प्रॉफिट में फिक्स्ड एसेट भी बढ़ा दी और कैपिटल प्रॉफिट भी बढ़ा दिया। देखिए आप हमको बता था केवल 30 आने वाला वही आया। ये है आपकी इंपैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन। मैंने इंक्रीज लिया है, डिक्रीज का रिवर्स होगा, इंक्रीज ऐसा है तो डिक्रीज का जस्ट रिवर्स होगा। क्या समझ में आया? ये हमने एक बेसिक एग्जांपल लिया फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट। अब मैं इसका होमवर्क जो इसका बेसिक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए होमवर्क भी दे दूंगा ताकि यहां टाइम हमारा बचा रहे। चलिए अब आगे चलते हैं। ये तो हमने समझा नया पॉइंट रिवैल्यूएशन का, ठीक है। अभी हम जो लेके चल रहे हैं 100% कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट रेवेन्यू प्रॉफिट 100% लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है अभी मुझे 100% लेके और चलना चाहिए। अभी एक दो पॉइंट, एक नया मतलब नया पॉइंट तो नहीं, हाँ चलिए एग्जाम्पल लिखिए। बैलेंस शीट बेटा दो की बनाएंगे फिर से, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड,
बेटा पील में डेबिट बैलेंस आगे आएगा अभी, और मैं तो बैलेंस शीट भी रफली बना रहा हूँ, एज ऑन एज एड का ध्यान भी नहीं रख रहा हूँ, फॉर्मेट का ध्यान भी नहीं रख रहा हूँ, जस्ट कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो बेटा। हाँ, अदर एसेट कितने की? 10,75,000। ठीक है। यस, लिख लिया क्या? लिख लिया? चलो देखो बेटा, ए ने बी के सारे शेयर खरीदे हुए हैं 100% अभी तो, लेकिन एक साल पहले, और अभी 1 अप्रैल 21 को और आज है 31 मार्च 22, एक साल पहले ए ने बी के सारे शेयर खरीदे थे। बताइए, तैयार हो? बताइए, एक साल पहले भूत आगे नहीं, सब तुम मुझसे कम हो क्या? तुम्हारे आने के बाद यहां भूत की जरूरत ही नहीं है। 1 अप्रैल 2021 को, एक साल पहले, बताइए बी की फिक्स्ड एसेट पर कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ? बी की फिक्स्ड एसेट पर बी के शेयर होल्डर को कितना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ? 1 लाख। कि देखो असेट 720 की है, वैल्यूएशन 920 पे हुआ, 9 लाख पे हुआ है, 180 आ रहा है ना। अच्छा, ये 720 तो WDV है और डेप्रिसिएशन पे लगाए 10%, ये 90% है। एक साल पहले इसकी वैल्यू क्या थी? एक साल पहले इसकी वैल्यू थी 8 लाख, उस पर 10% डेप्रिसिएशन 80 लगा होगा, तभी बची 720। तो एक साल पहले इसकी वैल्यू बी की बैलेंस शीट में 8 लाख हुआ करती थी, तब ए ने उसको कितने पे रिवैल्यू किया था? 9 लाख पे रिवैल्यू कब किया होगा बता? फिक्स्ड एसेट ऑफ बी का वैल्यूएशन बेटा कब करवाया होगा ए ने? आज, अभी, या शेयर खरीदते वक्त? असेट का वैल्यूएशन तो शेयर खरीदते वक्त ही होता है ना, बाद में क्यों करवाएंगे? जब चीज खरीदते हैं तब वैल्यूएशन करवाते हैं, बाद में थोड़ा करवाते हैं। तो हमने इस बी के शेयर खरीदे हैं एक साल पहले 1 अप्रैल 21 को, तो ये असेट का वैल्यूएशन भी 1 अप्रैल 21 को करवाया 9 लाख में। तब वो असेट क्या 720 पे थी या उस वक्त 8 लाख पे थी? तो 8 लाख के एसेट को वैल्यू कितने पे करा ए ने? 9 लाख पर। तो ए इसको अपने यहां 9 लाख की वैल्यू पर कंसीडर करेगा या 8 लाख पे लेगा? 9 लाख पे लेने की लेगा वाइल कंसोलिडेशन, करेक्ट। अब ये 9 लाख वैल्यू ए के लिए कब थी? एक साल पहले। आज बैलेंस शीट कब बन रही है? कंसोलिडेट 1 साल बाद। तो इस एसेट को जिंदगी भर 9 लाख पे चलाता रहेगा या डेप्रिसिएशन भी लगाएगा? 8-20 पे लेगा, 9 लाख नहीं, 8-10, 9 लाख माइनस, अब डेप्रिसिएशन लगेगा 10% से, लेकिन किसके एंगल से? ए के एंगल से। और ये हम कर रहे हैं जस्ट फॉर कंसोलिडेशन पर्पस। रफ में बी की बैलेंस शीट में जाके कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बी में जो 720 वैल्यू चल रही है चलते रहने देंगे। बी के लिए जो वैल्यू है वो सही है। बी के लिए उसकी कॉस्ट 8 लाख थी, उस पर 10% डेप्रिसिएशन बी के लिए सबसे वैल्यू 720 करेक्ट है। हम बी की बैलेंस शीट को अल्टर नहीं करने जा रहे हैं बी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो तो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से रफ में ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन हम इस एसेट को 9 लाख माइनस 90,000 8-10 पे लेंगे। इज इट करेक्ट? तो हमें इस वैल्यू को, इस 9 लाख के एसेट को, इस 720 के एसेट को कितने पे ए के यहां मर्ज करना होगा? 9 लाख 720 या 9 लाख या 8-10? 720 तो बी के एंगल से वैल्यू है, वो तो सवाल ही नहीं। 9 लाख ए के एंगल से वैल्यू है, पर ए के एंगल से वैल्यू 9 लाख थी 1 साल पहले, और आज 1 साल हो चुका है। ठीक। अच्छा बताओ, इस प्रॉफिट में कितना डिप्रेशन तो बी ने ऑलरेडी लगा रखा है इस फिक्स्ड एसेट का? 80,000, पर एक एंगल से कितना बनता है?
90,000। कितना डेप्रिसिएशन ए और लगवा रहा है? 10,000। ध्यान रखना। अच्छा बताओ, इस 1,00,000 प्रॉफिट में से प्री एक्विजिशन प्रॉफिट कितना है? 70 था कब? 1 साल पहले। फिर कितना हुआ? 30। अच्छा, अब ए अपने कंसोलिडेशन पॉइंट में से कितना डेप्रिसिएशन और लगवा रहा है? 10,000 और लगवा रहा है। 10,000 किसके कौन से प्रॉफिट से लेस होगा? है ये बी का डेप्रिसिएशन, तो प्रॉफिट भी बी का कम होगा। एक तरफ तो हमें एसेट की वैल्यू भी 10 से कम करनी पड़ेगी और 10 से डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा एडिशनल। वो कहां से कम होगा? 70 से या 30 से? ये डेप्रिसिएशन कौन सी ईयर का है? अप्रैल 21 से मार्च 22 का है, तो वहीं के प्रॉफिट से लेस होगा। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट का रिवैल्यूएशन और उस पर एडिशनल डेप्रिसिएशन का पॉइंट हमारे सामने अब आने वाला है, आया है। इसको मैंने अभी थोड़ा सा क्रैश फॉर्म में, रफ में, स्पीड से समझाया है, लेकिन इसको मुझे करवाना पड़ेगा। मैंने एक बार बगैर कॉपी पेन के आपको बता दिया। तो बेटा, ये एसेट 720 की जो आज है, ये जो 720 की एसेट है आज, इसका कैसे क्या इफेक्ट होगा मैं आपको बताऊं। पहले तो 1,00,000 से वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी और 1,00,000 कहां जाएगा? कैपिटल प्रॉफिट में। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कहां जाता है? पिछले एग्जाम्पल में देखा था कैपिटल प्रॉफिट में। तो 1,00,000 से ये बढ़ेगा और 1,00,000 से बढ़ेगा। ये हमने दिया है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। समझते हो? रेट्रोस्पेक्टिव बैक डेटेड इफेक्ट दिया है 1 साल पहले की डेट में जाकर। करेक्ट? ये है बैक डेटेड इम्पैक्ट या रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट या भूतगामी प्रभाव। भूत जो आप हो, भूतगामी प्रभाव। आप ही ने कहा ना कि भूत, तो ये भूतगामी प्रभाव है। इम्पैक्ट दिया आज है 31 मार्च 22 को, पर ये इफेक्टिव कब से है? 1,00,000 की वैल्यू हमने कब बढ़ाई है? आज या 1 साल पहले की डेट में? 1 साल पहले की डेट में। अच्छा, इस पर डेप्रिसिएशन कितना लगाऊं एडिशनल? इस 1,00,000 की बड़ी वैल्यू पर कितना डेप्रिसिएशन लगाना रह गया? -10 यहां से लेस करो और रेवेन्यू प्रॉफिट से भी 10 लेस करना पड़ेगा। ये इम्पैक्ट देना होगा रिवैल्यूएशन का। तो 1,00,000 यहां डेबिट, सॉरी 1,00,000 एसेट में डेबिट, कैपिटल में क्रेडिट। ये हो गया 1,00,000 का डबल इफेक्ट। फिर 10 का डेप्रिसिएशन का डबल इफेक्ट, 10 फिक्स्ड एसेट से क्रेडिट और प्रॉफिट में डेबिट। ये है एडिशनल डेप्रिसिएशन का डबल इम्पैक्ट। मुझे लगता है कि कुछ बच्चों को समझ में आया होगा, कुछ को नहीं आया होगा। एसेट बताओ कितनी बचेगी? 720 प्लस 1,00,000 माइनस 10। एसेट 720 पे थी, इसमें हमने 1,00,000 बढ़ाया, माइनस 10 कम किया। बताओ कितनी आई? 8-10। बताओ 8-10 पे आनी थी कि नहीं आनी थी? ये एसेट किसके एंगल से आ गई? एक एंगल से। 9,00,000 माइनस 90,000 ये आनी थी ना, आ गई। तो ये हमारा इम्पैक्ट है इस फिक्स्ड एसेट के रिवैल्यूएशन का, जो हमें इस क्वेश्चन में देखना भी बाकी है। तो ये मुझे आपको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये तो हम अभी देखेंगे, कल देखेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट शायद इसको भी मैनेज कर पाए। मैंने डबल इफेक्ट तो बता दिया है, फिर भी मैं इसको कल तो करवाऊंगा। लेकिन अभी तो हम देख रहे हैं 100%। कल से हम क्या शुरू करेंगे? 70%, 80%, जो भी हो, पर मोर देन 50% होना चाहिए, तभी होता है होल्डिंग और सब्सिडी रिलेशनशिप। ठीक है, मैं होमवर्क दूंगा कल। सभी की कॉपी में होमवर्क होगा क्या? यदि कल होमवर्क ना हो तो क्लास मत आना, ऑनलाइन करना। मैं होमवर्क चेक करूंगा यहाँ पर। यदि आपने, क्योंकि होल्डिंग का होमवर्क बहुत जरूरी है मेरे लिए, बेसिक, नहीं तो मुझे आगे तकलीफ दोगे। और ऑनलाइन वाले तो मजे में ही, उनका होमवर्क तो मैं चेक ही नहीं कर पाऊंगा। मजे करो, ऐश करो। चलिए, हाँ, रैपिड टेस्ट कब लेना है? आज? कल कंफर्म? कल यदि है तो कल कंफर्म कर लो। फिर आज लेना है रैपिड टेस्ट था चैप्टर इन्वेस्टमेंट का। मेरा होने वाला था परसों था, लेकिन वो आज ले लूं क्या? कितने स्टूडेंट आज लेने को तैयार हैं और कितने स्टूडेंट कल चाहते हैं? चलो मैं कल रख लेता हूं, ताकि कम से कम आज और कल वाले दोनों आ जाएं। कल पक्का है, ध्यान रखना। हाँ, कल, लेकिन मुझे एक बार सुबह याद दिला देना। और यदि एक चीज और किसी को याद आए तो क्या होता है एकदम 9 बजे मुझे एकदम से डॉट, कई बार भूल जाता हूं। तो कोई स्टूडेंट जो अलर्ट वाला है, सारे बच्चे तो नहीं,
मुझे थोड़ा व्हाट्सएप पे याद दिला देना 8:30 बजे, ऐसा टेस्ट है 9 बजे। हाँ आप याद दिला देना, और कोई नहीं तो सर भी भेज दोगे तो फिर व्हाट्सएप पे फिर मैसेज हो जाते हैं। थैंक यू।